नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं 13 वीडियो बना चुका हूं बायोलॉजिकल साइंस का। आज का मेरा पाठ योजना संख्या 14 है। टॉपिक है पादप ऊतक और विषय बायोलॉजिकल साइंस है। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पाठ योजना संख्या 14 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में टीचिंग के लिए आपको भेजा जाता है। फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं। विषय में बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा, बायोलॉजी। प्रकरण यानी टॉपिक में जो होता है पादप ऊतक हो जाएगा, प्लांट टिश्यू हो जाएगा। कक्षा ये 7 और 8 के लिए यूजफुल है, 8 के लिए भी। चक्र लिख लेंगे, फिर उसके बाद समय 30 मिनट हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आता है ज्ञानात्मक, उसमें लिखते हैं छात्र ऊतक को परिभाषित कर सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक, इसमें लिखते हैं छात्र पादप ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों को समझा सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग, इसमें लिखते हैं छात्र पादप के ऊतकों का पहचान कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो होता है ऊतक संबंधित जो होता है चार्ट को लिखते हैं, या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट ले जा रहे हैं तो उसको लिखेंगे। फिर आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र कोशिका के बारे में जानते हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम होते हैं, प्रश्न बोले तो क्रम संख्या और छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी पर जीने के लिए मूलभूत चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि हवा, पानी, भोजन आदि। सेकेंड क्वेश्चन होगा कि हवा में कौन कौन सी गैस होती है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। तीसरा क्वेश्चन होगा मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी गैस कौन सी है, तो बच्चे आंसर देंगे ऑक्सीजन। चौथा क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस मुख्यतः किसी से प्राप्त होती है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पेड़ पौधों से। फिर उसका 5वां क्वेश्चन होगा पेड़ पौधों में प्रयुक्त ऊतक व उनके प्रकारों के बारे में समझाइए, बताइए। तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, ये प्रश्न हो जाएगा। और फिर आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे छात्र आज हम सब पादप ऊतक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि 6 कॉलम बनाया जाता है। पहला जो होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, 5वां उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य बनाया जाता है। तो शिक्षण बिंदु में पहले लिखेंगे हम ऊतक यानी टिश्यू किसको कहते हैं, टिश्यू। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे कि छात्र ऊतक के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसका छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा कि कोशिका किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उपकरण में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य में कुछ ऐसा लिखने को है नहीं अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊतक किसे कहते हैं उसको हम डिटेल में समझाएंगे बच्चों को कि समान संरचना व उत्पत्ति वाले कोशिका का समूह जो होता है जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाते हैं। अर्थात शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष यानी कि होती हैं, ऊतक कहलाती हैं। एक ऊतक की सभी कोशिकाएं आकृति में एक समान होती हैं। ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आते हैं जिसे हिस्टोलॉजी भौतिकी कहते हैं। ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जंतु ऊतक होता है, एक पादप ऊतक होता है। ठीक है। और हम क्या करेंगे कि छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उपकरण में लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि। फिर श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे ऊतक के प्रकार में 2 प्रकार से होते हैं, जंतु ऊतक और
पादप ऊतक। तो शिक्षण बिंदु में हम लेंगे पादप ऊतक, और इसमें हम लेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लेंगे छात्र पादप ऊतक के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि छात्राध्यापक चित्र को दिखाते हुए, हम जो चार्ट ले जाते हैं उसको दिखाते हुए पूछेंगे कि आप चित्र में क्या देख रहे हैं। तो बच्चे आंसर देंगे कि पौधों के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल देख रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा उपकरण में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसके कार्य तथा संरचना समान होते हैं पादप कोशिका कहलाते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कि पादप कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतिकी ऊतक होता है, एक अस्थायी ऊतक होता है। जैसा कि मैं इधर पिक्चर के माध्यम से बताया हूँ कि यहाँ पे हम बना देंगे पौधों में विभज्योतिकी स्थितियाँ क्या होती हैं। तो उसमें देखेंगे तो ये आंतरिक विभज्योतिकी हो, ये पार्श्विक होता है, पार्श्व होता है, ठीक है। फिर हम अगर नेक्स्ट देखेंगे तो हम लेंगे पादप ऊतक के प्रकार लेंगे, ठीक है। पादप ऊतक के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो चीज हम लेंगे शिक्षण बिंदु में। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लेंगे छात्र पादप ऊतक के बारे में या उसके प्रकार को समझ सकेंगे। फिर वहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे छात्राध्यापक क्रिया में कि पुष्प के सबसे रंगीन भाग कौन सा होता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे फूल। तो उपकरण में लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, परंतु पौधों की वृद्धि जीवन भर होती रहती है, जिससे पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक को जो होता है विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, छात्र क्रिया में करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। उपकरण में लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे विभज्योतिकीय ऊतक निरंतर विभाजित होने वाली कोशिका को विभज्योतिकीय ऊतक कहते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे दो प्रकार के होते हैं। तो उसके बाद हम उसको डिटेल में बताएंगे। वे ऊतक जिनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है वे अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये पादप ऊतक विभाजन क्षमता जो होता है खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती के साथ अस्थायी ऊतक देखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उपकरण में लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि। फिर उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। फिर नेक्स्ट आएंगे हम, फिर क्वेश्चन पूछेंगे बीच में ताकि बच्चों का रुचि बना रहे। उसमें पूछेंगे कि जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं। तो यहाँ उपकरण में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे कि अस्थायी ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल ऊतक होता है, दूसरा जटिल ऊतक होता है। तो पहला जो सरल ऊतक होता है वो जैसे इसमें ऊतक एक ही प्रकार के कोशिका के समावेशन से बनता है, और जटिल ऊतक जो होता है इसमें ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे संवहन ऊतक भी कहते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि श्यामपट्ट कार्य में भी हम लिखेंगे अस्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, एक सरल ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि श्यामपट्ट कार्य सारांश आता है। श्यामपट्ट कार्य सारांश में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखेंगे, विषय में जीव विज्ञान हो जाएगा, प्रकरण में जो होता है पादप ऊतक हो जाएगा। कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए यूजफुल है। चक्र लिखेंगे जो भी होगा, और समय लिखेंगे 30 मिनट। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे ऊतक की परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में वही होता है जो कि आप पहले जो पढ़ाते वक्त जो होता है लिखते रहते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वही चीज यहाँ पे लिखना होता है। ऊतक की परिभाषा लिख दीजिए, पादप ऊतक किसे कहते हैं उसको लिख दीजिए, पादप ऊतक के प्रकार लिख दीजिए कौन कौन से होते हैं, और अस्थायी ऊतक के प्रकार लिख दीजिए। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे इन लोग ये सभी का आप पिक्चर यहाँ पे बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। पादप ऊतक जो होता है इसके दो जो होते हैं ना, जो सिंपल और ये होता है अस्थायी ऊतक के प्रकार जो है, तो यहाँ पे इसके पिक्चर भी बना सकते हैं। वही श्यामपट्ट कार्य उसके समरी में ही बना सकते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसका पिक्चर वहाँ पे बना सकते हैं। बाकी उसके बाद हम क्या करें, छात्राध्यापक निर्देश देते हैं, यानी कि टीचर जो होता है बच्चों को बोलते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है या पिक्चर बनाया गया है उसको आप क्या करें,
उत्तर पुस्तिका में लिखें। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति आता है। पुनरावृत्ति में होता है कि उसमें क्वेश्चन टीचर क्वेश्चन पूछते हैं जो पढ़ाए हुए होते हैं, उसी में से उसमें पहला क्वेश्चन होगा उत्तर किसे कहते हैं, दूसरा होगा पादप उत्तर किसे कहते हैं, तीसरा जो है पादप उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, चौथा होगा अस्थायी उत्तर किसे कहते हैं, पांचवा होगा उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन मिलता है, पहला 2, दूसरा 4 और तीसरा 6 और चौथा 3। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन होता है पादप उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे उसको 4 ऑप्शन दिया जाता है, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8। उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव। यहाँ सबसे ऊपर नेक्स्ट पेज करेंगे, सबसे ऊपर लिखें पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखेंगे। वहाँ पे जो होता है टीचर जो बैठ कर पीछे जो ऑब्जर्वेशन करता है टीचिंग के दौरान कि आप कितने अच्छे भी कर पा रहे हैं या कौन कौन से भी कमियां हैं, तो उसको सुझाव देते हैं, लिखते हैं कि अगर नेक्स्ट टीचिंग में आप उसको सुधार दें तो सुधार करके टीचिंग करें। तो यहाँ पे वो चीज़ सुझाव दी जाती है। बाकी एकदम सबसे नीचे लिखते हैं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर्यवेक्षक अपना